हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, आइदर वो सीएपीएफ एसी का या यूपीपीसीएस सिविल्स का, सॉरी यूपीएससी सिविल्स का, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का या किसी और अन्य एग्जाम के लिए, तो उसमें से हम एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू आपको प्रदान करेंगे। देखो, लास्ट हमने पहले भी इस चीज को चलाया है, इस सीरीज को चलाया। इसमें हम ये कोशिश इस बार कर रहे हैं कि हिंदी का सेम क्वेश्चन हिंदी के लिए सेपरेट वीडियो होगा और इंग्लिश के लिए सेपरेट वीडियो। इसका कारण क्या है कि ए लॉट ऑफ टाइम मैं डिस्कस करता था वो इंग्लिश में। तो इस बार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर है कि हम इंग्लिश के लिए सेपरेट करें और हिंदी के लिए सेपरेट करें। तो इसमें से क्या होगा, 10 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन का मतलब ये होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट आप बिल्डअप करो, ग्रेजुअली लिंक स्टेब्लिश करने की कोशिश करो। अब देखो, ये मैं डेली प्रोवाइड कराने में सक्षम शायद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीक में आपको कम से कम 3 से 4 मिल जाए। यानी कि हम कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है हम उतना करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेली का मैं प्रोमिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो बनाना ही नहीं, उसमें क्वेश्चन को पुट करना, सारी चीज़ों को टाइम लगता है, सारी चीज़ों को करने में। फिर उस क्वेश्चन को देखना कि ये सही है, ये सारी चीज़ों को, तो उसमें से थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जितना हो सकता है वो मैं करूँगा। और इसमें देखो, जो भी है आप जो भी इस चैनल पे नए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें जो भी है। और आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है, जो भी लगता है आपको बताना है, ठीक है? तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो हमने ये बोला ना कि इसमें हम इंग्लिश वाले जो हैं, तो इंग्लिश वाले के लिए वो अलग आपका वीडियो रहेगा, ठीक है? तो एक बुक है, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस के लेखक कौन है? देखो, इसमें से जो क्या है कि द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, यानी कि जो राज्य हैं, प्रोविंस जो राज्य होते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश भारत के अंदर जो राज्यों की स्थिति थी, इकोनॉमी की, आर्थिक की, यानी वित्तीय स्थिति थी, उसके स्टडी को एक तरह से इसके जो है थेसिस के तौर पे इसको प्रेजेंट किया था, इस चीज का। अब देखो, इसमें से देखोगे कि जो 2 नाम जो है मेनली इकोनॉमी से बिलॉन्ग करते हैं, दादा भाई नौरोजी और बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को आप अब तक जो मेनली जानते हो क्या है, कि वो एक पॉलिटिशियन है। वो संविधान सभा के जो संविधान बनाने में है, तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो था उसके वो अध्यक्ष थे। संविधान का जो बनाने में सबसे अहम योगदान जो है दादा भाई, सॉरी, बी आर अम्बेडकर को ही जाता है। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक्स के क्रिटिक्स थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका जो है उसके लेखक जो थे दादा भाई नौरोजी थे। तो इस बुक का जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर जो है पॉलिटिशियन होने से पहले एक इकोनॉमिस्ट थे, एक फाइनेंस के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने ही इस बुक को लिखा। अब देखो, एम एन रॉय जो है मार्क्सिस्ट, जो कम्युनिस्ट है, इंडिया में कम्युनिस्ट के एक तरह से फादर कहे जाते हैं एम एन रॉय। जवाहरलाल नेहरू आप जानते हो ही, जवाहरलाल नेहरू का जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और बायोग्राफी, ये 3 बुक जो है वो लिखा है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत मोटा किताब है, जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को वो लेटर के तौर पे लिखते थे, ठीक है? तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट आपका है, अंतरराष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखो, लॉर्ड कर्जन जो थे, तो लॉर्ड कर्जन आपके ब्रिटिश इंडिया में एक, जो ब्रिटिश इंडिया को रूल करने में इसने बहुत अहम भूमिका निभाया। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस उस समय इनके आने से, मान के चलो कि करीब 15 साल पहले कांग्रेस स्टेब्लिश हुआ, तो ये चाहते थे कि कांग्रेस का एक तरह से प्रोमिनेंस में नहीं आए, और बंगाल का डिवीजन इनके ही टाइम में हुआ। जब ये बंगाल, बिहार, ये जब गवर्नर जनरल इंडिया के थे, इसी ड्यूरेशन में बंगाल का विभाजन हुआ। और बंगाल के विभाजन ने कहीं ना कहीं ये सोचा था, इन लोगों का टारगेट था, जो इंटरनल टारगेट था, कि जो आंदोलन है उसको कमजोर किया जाए, उसको कुंद किया जाए। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल, जो फूट डालो और शासन करो का मोटो था,
उस चीज को उन्होंने तोड़ने का ये उसको बढ़ावा देने का, यानी कि फूट डालो और शासन करने का बढ़ावा देने का ये कोशिश किया। लेकिन ये करा अंतरराष्ट्रीय मामले के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो देखो उसने शांतिवादी नीति का पक्ष समर्थन किया। ये शांतिवादी तो नहीं थे, तो ये आपका गलत हो गया। वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। अब देखो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। अब वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था। नहीं, देखो रूस से इसकी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से तो देखोगे कि एंग्लो जो आपका अफगान वॉर हुआ, तो रूस को ये चाहता था, रूस से दोस्ती जो थी कहीं ना कहीं वो मजबूरी में, बाद में देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सिचुएशन होता है कि रूस और ब्रिटेन एक तरह से साथ में आ जाते हैं, रूस ब्रिटेन और अमेरिका ये मेन तीन हो जाते हैं। लेकिन उस समय जब लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ये ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट रूस से थोड़ा इनका प्रॉब्लम चलता था, तो ये आपका गलत हो गया। वह यूएसए के लिए एक ध्वज लहराव मिशन, फ्लैग वेविंग मिशन के नेतृत्व करना चाहता था। यूएसए के लिए वो क्यों करना चाहेगा? वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन के लिए जो भी कुछ करना चाहेगा। तो देखो, यदि आपको कोई भी चीज़ या तो डायरेक्ट आपका आता है आपको या नहीं आता है। अब यदि नहीं, देखो इसमें हमने ए एलिमिनेट कर दिया, सी एलिमिनेट कर दिया, डी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास आंसर क्या बचता है? बी, कि वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, ताकि क्या है कि उसका ट्रेड वगैरह जो है आसान हो सके। जितना ये एरिया जो था वो ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है? देखो नहीं है, इस चीज पे ध्यान देना है। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन का मतलब आपका जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में चलता है, 1920, 21, 22। देखो जो 21 से स्टार्ट इसका प्रॉपर तरीका से 1 अगस्त को होना था, 1 अगस्त को हुआ। उसी दिन देखोगे 1 अगस्त 1920 को जो है तिलक जी का डेथ हो गया। तो तब एक तरह से जो आंदोलन था उस और जोरों से वो चला। लेकिन जो चौरी चौरा, अभी देखो चौरी चौरा अभी हाल में न्यूज आया था, कल का शायद न्यूज़पेपर, ये कल या परसों का ये था कि जो चौरी चौरा था, तो चौरी चौरा कांड को जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, वो चौरी चौरा जन आक्रोश उसको करने की कोशिश में है। तो आपको एटलीस्ट ये जानना चाहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पहला है आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था। तो देखो आर्थिक बहिष्कार तीव्र और सफल था, ये तो था ही, क्योंकि जो आपका आर्थिक बहिष्कार है, वो वही एक ऐसा चीज था जिसमें से सारे लोग सहमत थे। जो उग्र उग्र विचारधारा वाले जो थे, यानी गरम दल वाले थे, वो भी सहमत थे, और नरम दल वाले भी। गरम दल वाले जो थे, वो तीव्र वेग से चाहते थे कि एकदम सारी चीज़ों पर प्रतिबंध करें। लेकिन जो नरम दल वाले थे, थोड़े-से नॉर्मल रहते थे। तो ये आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था, एकदम सही था। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। देखो, मध्यम वर्ग बहुत बड़ी संख्या में भाग अभी नहीं लिया था। अभी जो देश था, उस तरह के आंदोलन के लिए वो तैयार नहीं था। इनफैक्ट मध्यम वर्ग ने बहुत संख्या में, जब जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्टार्ट होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है धीरे-धीरे करके लोग अधिक संख्या में, क्योंकि देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी क्या करते हैं? नमक सत्याग्रह करते हैं। नमक एक ऐसा चीज़ है जिससे सारे मासेस जुड़ते हैं। पूरे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर कोई नमक से जुड़ता है। और नमक जो था उस समय ब्रिटिश मोनोपोली था, जो ब्रिटिश का आधिपत्य था। तो कहीं न कहीं जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, तब सारे के सारे लोग, उसमें से गरीब भी काफ़ी संख्या में जुड़े। तो इसका सॉरी, सॉरी। तो इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया। नहीं, ये आपका गलत हो गया। अब देखो, अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी। यस, कुछ क्षेत्र में जो था कि काफी तीव्र वेग से हुआ। जो आपका इंडिया था, तो इंडिया में देखो 2 टाइप के रूल थे। एक जहां ब्रिटिश डायरेक्ट शासन करते थे, और एक जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो बहुत सारे एरिया में, जैसे बंगाल वगैरह जो था, वो बंगाल आपका, फिर महाराष्ट्र वगैरह में अच्छा खासा हुआ। तो कुछ एरिया में, पंजाब में,
तो कुछ एरिया में जो थे वो काफी विस्तृत हुआ और कुछ एरिया में जो है कम। उत्तर प्रदेश में जैसे देखो उग्र हो गया था, काफी उग्र हो गया था, तभी तो चौरी चौरा हुआ। तो कुछ एरिया में काफी जो थे तीव्र वेग से थे और कुछ एरिया में जो थे वो कम थे। तो यानी अनियमित भौगोलिक विस्तार, यानी कि ऐसा नहीं है कि रेगुलर वो चल रहा है। कुछ क्षेत्र में जो है कि काफी हुआ, कुछ क्षेत्र में बहुत कम हुआ। तो ये सही है। तो आपका बी आंसर इसमें हो जाता। देखो, असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलनों जैसे मद्य निषेध विरोधी अभियान को भी कुछ सफलता मिली। यस, उसके साथ साथ गांधी जी ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ हम आंदोलन ही नहीं करें, और जो सामाजिक सुधार है जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम को एकता, ये सारी चीजें भी सफल रही। जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, तो आपका डी भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की नहीं है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का मतलब देखो, मार्केट चार टाइप का होता है। एक आपका एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट, तो देखो इसमें से क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट में एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में कि जो आपका बाजार होता है उसमें आपका डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट जो होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, लेकिन जो आपका डिफरेंट होता है, लिटिल बिट डिफरेंट होता है। तो देखो, जो पहला, बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की बड़ी संख्या। यस, जैसे फॉर एग्जांपल लो होटल, सपोज कोचिंग इंस्टीट्यूट लो, कुछ और चीजें प्रोडक्ट जैसे है किराना का स्टोर लो, किराना का स्टोर, तो बहुत सारी चीजों को, तो देखो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि देखो कौन सी विशेषता नहीं है इसमें, नहीं ध्यान देना है। तो बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की संख्या, बड़ी संख्या होती है। यस, बाजार में जो है बड़ी आपका संख्या है, ज्यादा संख्या है। कि अब जैसे होटल है तो एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं। तो या किराना का स्टोर है, बहुत सारे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप के हैं, बहुत सारे हैं। तो बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। विभेदित उत्पादों से बाजार बनता है। यस, डिफरेंस थोड़ा सा होगा। अब होटल है तो खाना सब लोग खिला रहा है, लेकिन उसमें सेम नहीं होगा ना, टेस्ट सबका अलग अलग होता है। किराना का दुकान है तो उसमें देखो, अब मान के चलो आप कोई भी चीजों को ले रहे हो तो उसमें डिफरेंस होता है ना, कि किसी का कहते हो ना कि ये दुकान में है इसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, ये जो लाता है वो सही रहता है, वो भाव सही तौलता है, सारी चीजों को करता है। तो जो उत्पाद में तो डिफरेंस होता है। तो विभेदित उत्पादों से यानी कि डिफरेंस जो होता है वो आपका प्रोडक्ट में जो होता है वो डिफरेंस होता है। अब है, बाजार में उत्पाद जो होता है समझातीय होता है। ये जो होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट होता है इसमें होता है ये चीज। पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है, परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, उसमें सेम होगा। जैसे अंडे बेच रहे हैं तो अंडे सब मुर्गी का बेच रहा है, तो अंडा को डिफरेंस नहीं होगा। तो वो आपका जो होता है वो उसमें सजातीय नहीं होता, समझातीय जो होता है वो आपका पूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये आपका गलत हो गया, तो आंसर ये होगा। अब है, विक्रय संवर्धन के लिए बिक्री लागतों का प्रयोग किया जाता है। यस, आप एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, आप जितने चीजों को देखते हो, जैसे होटल है तो कोई भी आप एडवर्टीजमेंट करता है, या कुछ और किराना दुकान है तो ये करता है, जैसे सुपरमार्केट, बिग बाजार, ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट करते हैं ना। तो ये आपका जो है कि जो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा जो है, एकाधिकार स्पर्धा जो है, उसमें जो आपका एडवर्टीजमेंट आप करते हैं। तो ये विक्रय संवर्धन के लिए बिक्री लागतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आप अपना सेल बढ़ाने के लिए क्या करते हो, जो एडवर्टीजमेंट करते हो कि हम ये फ्री दे रहे हैं, ये सारी चीजें, तो आपका बी है। जो ये इसका सी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बाजार में उत्पाद जो है समझातीय नहीं होता है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, मूल यानी कोर मुद्रास्फीति सकल हेडलाइन मुद्रास्फीति से भिन्न है, क्योंकि मूल मुद्रास्फीति, देखो मुद्रास्फीति का मतलब जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के जो सामान्य मूल्य में परिवर्तन होना, यानी कि जो उनका एक बास्केट होता है। तो इंडिया में देखो दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। एक आपका जो होता है सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई।
तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है होलसेल लेवल पे जो सामान बिकता है, यानी कि फैक्ट्री से उत्पादन हुआ और बल्क में जो परचेज करते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमारा कंज्यूमर जो खरीदता है, तो इंड कंज्यूमर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ही लेना होता। अब इसमें से देखो, एक होता है कोर और एक हेडलाइंस होता है, यानी कि को मूल और सकल। तो कोर में क्या होता है कि हम जो दो फूड और फ्यूल है, तो फूड और फ्यूल यानी कि खाद्यान्न और ईंधन, इनको हम हटा देते हैं। तो खाद्यान्न और ईंधन को जब हटा दोगे तो उसको कोर बोलते हैं, क्योंकि फूड और फ्यूल जो होता है इसमें काफी वेरिएशन होता है। जैसे आज के डेट में फ्यूल मार्केट क्या है कि डीरेगुलेटेड है, यानी कि सरकार इसमें कोई नियंत्रण नहीं। हाँ, सरकार पैसा बढ़ाने में ज्यादा रहती है कि टैक्सेशन उसको अधिक मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज मार्केट में यदि कीमत बढ़ रहा है तो आपको बढ़ेगा। मार्केट में कीमत, हाँ ऑब्वियसली होना चाहिए था कि मार्केट में कीमत कम हो रहा है तो नहीं कम होना चाहिए, लेकिन आजकल सरकार कम करती नहीं है, टैक्स इससे बहुत अधिक कलेक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट का वही मतलब है। और फ्यूल मार्केट में भी वही हो रहा है, लेकिन होना स्टैंडर्ड में चाहिए। अभी कुछ नहीं हो रही है, वो दूसरी चीजें थोड़ी सी है। अब फूड, तो फूड में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है तो कभी 80 रुपए भी मिलता है, प्याज कभी 20 रुपए मिल रहा है तो कभी 100 रुपए भी मिल रहा है। तो इसमें काफी वेरिएशन होता है। मटर जिस समय आया तो सपोज 50 रुपए किलो मिल रहा है, फिर आपका 20 रुपए किलो हो गया। पोटैटो सेम सिचुएशन है। तो जो मूल होता है यानी कोर मुद्रास्फीति होता है, तो उसमें क्या करते हैं, अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है, यानी कि उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो यानी हेडलाइन और माइनस जो आपका अस्थिर स्वरूप का है, यानी कि फूड और फ्यूल, ये फूड और फ्यूल जो है इसको हटा देते हैं तो आपका कोर हो जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है, यानी कि हम उसमें से हटा देते हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी छठी शताब्दी बीसीई के गणों, यानी कि जो ईसा पूर्व जो छठी शताब्दी है उसके गणों या संघों की विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबिंबित करती है। तो प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे। अल्पतंत्र का मतलब है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कि फ्यू, जो अल्पतंत्र यानी कि कुछ लोग मिल करके, जैसे सपोज मान के चलो कि 100 आदमी मिल करके, 200 आदमी मिल करके जो है शासन वो चलाएगा। तो प्राचीन भारतीय गण जो के बारे में कह रहा है, देखो दो टाइप के थे। एक तो गणतंत्र थे जो आपका, ठीक है, तो आपका गण या संघ थे, तो बज्जी लिच्छवी ये सब जो थे गण संघ थे। तो या तो गण गण थे या संघ थे, वो उसमें अल्पतंत्र था, यानी कि कुछ लोग मिलकर के शासन चलाते थे। और एक जो आपका था, क्या था कि दूसरा जो था मोनार्की था, राजतंत्र था। एक राजतंत्र था, तो दूसरा राजतंत्र जैसे मगध, कौशल, ये सब राजतंत्र थे। तो ये गण के बारे में कह रहा, दोनों चीजों के बारे में कह रहा। तो अब गण के बारे में पहले, सबसे पहले ये देखना। तो गण क्या थे, ये गण अल्पतंत्र थे, ठीक है। अब प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्रीय थे। यस, गण जब आ गया तो वो राजतंत्रीय नहीं होगा ना, मोनार्की जहां है तो गणतंत्र नहीं है, तो वो आपका गैर राजतंत्रीय थे। तो ये भी सही हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है, मगध, कोसल, वत्स और अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। तो ये सिर्फ राज्य के बारे में कह रहा, तो ये सही है। क्योंकि क्या है कि देखो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से जो ये आपका बुद्ध का जो ग्रंथ एक है अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय, तो बुद्ध का धर्म अंगुतर निकाय, और जैन का एक था, तो ये देता है। और जैन का जो है भगवती सूत्र, जैन का भगवती सूत्र जो है ये इसके बारे में ये भी बताता है कि 16 महाजनपद, हाँ दोनों में डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन आपका मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये तो दोनों, ये सब चारों जो दिए हुए हैं इसका जिक्र दोनों में है, यानी कि दो तीन नामों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये इसमें कभी कभी पूछता है कि कौन इसमें से बताता है कि 16 महाजनपद है, तो ठीक, अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र ये दोनों बताते हैं। तो ये आपका ये भी सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध मठ व्यवस्था की कार्यविधियां संघ राजनीति पर प्रतिरूपित होती थी। यस, देखो बौद्ध धर्म जो है प्रोमिनेंस में कब आया, ये इन राज्यों के बाद वो प्रोमिनेंस में आया। इनफैक्ट देखोगे बुद्ध जो थे, तो बुद्ध के पिता भी जो थे क्या है कि आपके उसी के जो गण संघ से ही बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं वही बुद्ध का जो भी, ऑब्वियसली बुद्ध के बहुत सारे सन्यासी जब हो गए तो उनका भी मठ का व्यवस्था करना था, तो गण संघ राजनीति पर ही, संघ राजनीति पर ही प्रतिरूपित थी। तो इसमें चार के चारों सही है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 है कि निम्नलिखित घटना
घटनाक्रमों का कालानुक्रम क्या है? यानी कि जो ये घटनाक्रम है, इसके कालानुक्रम क्या है इस घटनाओं के? तो देखो, सबसे पहले जो आपका है कि जो ये है, अब देखो, भारत में कपास उत्पादन में तेजी होता है। भारत में कपास उत्पादन में तेजी देखा जाता है। उसके बाद जो है अमेरिका में गृह युद्ध। अब देखो, एक चीज आप देखना, आपने यदि पढ़ा होगा कि भारत के कपास के निर्यात में तेजी, तो देखो, निर्यात में तेजी जो होता है इस ड्यूरेशन में होता है, लेकिन जब वहां फिर युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर वो कंट्रोल हो जाता है। तो देखो क्या है, तो पहले जो है कपास के उत्पादन में तेजी होता है, फिर अमेरिका में गृह युद्ध होता है, और फिर एक स्टेज और होता है कि कपास के निर्यात में तेजी होता है, लेकिन उसके बाद फिर निर्यात में ह्रास होता है। तो ये निर्यात में ह्रास के बारे में दिया हुआ तेजी, यदि एक 4 स्टेज रहता, तो एक तेजी निर्यात में होता, फिर उसके बाद ह्रास होता। तो इसमें ये हो जाएगा 2, 3 एंड 1, ठीक है? 2, 3 एंड 1, ये आपका जो है ये हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका है, मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति किस प्रकार से ब्याज दर और आय स्तर को प्रभावित करती है? तो देखो, मुद्रा प्रसरण यानी कि जो होता है ना कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट जो रेट होगा वो कम करोगे। तो डिफरेंट रेट जब कम करोगे तो बाजार में जो होगा मनी सप्लाई अधिक होगा। मनी सप्लाई अधिक होगा तो मनी का जो ब्याज दर है कम होगा। देखो, जब बाजार में बहुत अधिक पैसा है, लोग जितने पैसे चाहते हैं उतना है या उससे अधिक है, तो क्या होगा, ब्याज दर कम होगा। और बाजार में अधिक पैसा रहेगा, इसका मतलब आय का स्तर बढ़ेगा, लेकिन ब्याज दर कम होगा। हाँ, ये भी सच है कि फिर मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। यदि मुद्रास्फीति रहता तो ये भी हो जाता। तो इसमें आय का स्तर तो बढ़ाती है, लेकिन ब्याज दर को कम कर देती है। देखो, किसी भी मनी है, पैसे है, उसका कीमत क्या होता है, ब्याज उसका। यदि आप किसी से पैसे लेते हो तो ब्याज देना पड़ता है, उसका प्रॉफिट, वो जो ब्याज पे लगा रहा है उसका वही होता है। तो ये आय का स्तर बढ़ा देता है, क्योंकि अधिक पैसे लोगों के पास होंगे, और ब्याज दर, चूंकि जब अधिक पैसे होंगे सबके पास, तो कोई दूसरे से लोन कम लेना चाहेगा ना, तो उसमें ब्याज दर जो होगा ये कम होगा। तो आपका ये ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, गंगा नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व पर सही अनुक्रम क्या है? देखो, गंगा एक इंपॉर्टेंट आपका रिवर है, और गंगा रिवर जो है उसके जो एक एक आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, यानी कि सहायक नदियां एक आपका लेफ्ट से मिलती है और एक राइट से मिलती है। तो इन चारों नदियों में से देखो किसका किसका, अब यमुना, यमुना आप लोग सब लोग जानते हो कि ये प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद संगम नगरी जिसको कहते हो, तो जो आपका यमुना है, तो यमुना प्रयागराज में मिलती है। तो यमुना आपका प्रयागराज यूपी में हो गया। अब घाघरा देखो, तो घाघरा कहाँ मिलती है? घाघरा को क्या कहते हैं, करनाली रिवर भी कहते हैं, और इसको जो लोअर घाघरा है उसको सरयू नदी भी कहते हैं। जो आपका अयोध्या जो है सरयू के तट पे है ना, तो उसे सरयू भी कहते हैं। तो जो घाघरा मिलती है, तो देखो यमुना आपका प्रयागराज में मिल गई, और घाघरा जो आपका है मिलती है ये आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो उस जगह को रिवेलगंज भी कहते हैं, ठीक है? रिवलगंज भी कहते हैं, ठीक है? रिवलगंज, रिवलगंज कहते हैं सारण डिस्ट्रिक्ट में। सोन जो है, सोन जो आपका क्या है, पटना के पास मिलती है। सोन पटना के पास मिलती है। गंडक जो है, गंडक हाजीपुर में मिलती है, हाजीपुर, ठीक है? तो ये आपका जो है सोनपुर मेला जो हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है गंगा और गंडक के संगम पे। और कोसी जो है, कोसी कटिहार में मिलती है, ठीक है? तो कुर्सेला एक जगह है, कुर्सेला कटिहार में। तो देखो, यदि आप पश्चिम से पूरब है तो यमुना देखो प्रयागराज, यानी कि आपका जो प्रयागराज ये पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में। फिर आपका जो घाघरा है सारण डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, सोन जो है पटना के पास मिल जा रही है, और गंडक जो है वो आपका हाजीपुर में मिलती है, और कोसी जो है कटिहार में मिलती है। तो एक चीज तो देखो, कोसी सबसे ईस्टर्न मोस्ट है और यमुना वेस्टर्न। तो देखो यमुना और कोसी, तो अब आपके पास दो विकल्प बच रहे हैं, ये ठीक है? तो गंडक और सोन इसमें डिफरेंस है, तो सोन पहले मिलती है यानी सोन पश्चिम में मिलती है, गंडक जो है पूरब में मिलती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये जानना चाहिए।
एक आपका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होता है, तो उसमें एक है ना कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे है। तो राम जाने यानी कि रामगंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी। तो गोमती, ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है लेफ्ट की तरफ से मिलते हैं। यानी कि आपका जो है जैसे गंगा आती है तो पश्चिम से पूरब आती है, तो यानी कि उत्तर दिशा की ओर से मिलती हैं। तो ये इसका आंसर ए होगा। ये 10th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो आंसर है जब हम नेक्स्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसको स्क्रीन को पॉज करें, इसको आप हमें इसका आंसर, सही आंसर जो भी आपको लगता है समझ करके इसका आंसर आपको हमें बताना है। और इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, 9 के आंसर हमने आपको बता दिए हैं और 10th क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको हमको बताना है। तो देखो इसमें हमने 9 क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ आंसर की लिख दिए हैं, 10th का हमने नहीं लिखा है। 10th का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें आंसर बताओगे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताओ, आपको अच्छा लगता है तो बताओ, खराब लगता है तो ये भी बताओ। ऐसा है कि आपको अच्छा नहीं लगता है तो खराब लगता है तो आप सजेशंस कुछ दो जिससे हम आपको अच्छा प्रोवाइड कर सकें। तो देखो मैंने बताया ना कि हाँ, हम डेली पॉसिबल नहीं होगा लेकिन जितना भी होगा हम ये करेंगे। और ये क्वेश्चन को यदि प्रॉपर तरीका से करते हो तो चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, सिविल सर्विसेज दे रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो ये आपका ये काफी फायदेमंद होगा। ओके, थैंक यू।